Hello, dear students. Students, this is part 3 of chapter 10, and it is the last chapter of your history. Okay, that will be done. Okay, already I told to you. So, heading is how were these kingdoms administered. ठीक है ना, हम लोग पढ़ रहे थे इस चैप्टर में कि किस तरह से नया नया एम्पायर और एक नए राज्यों का उदय हो रहा है। ठीक है ना, हमने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। गुप्ता डायनेस्टी में हमने श्रीगुप्त पढ़ा था कि गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर रहे। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच उनके बेटे थे और उन्हीं घटोत्कच के बेटे ही क्या रहे, चंद्रगुप्त फर्स्ट रहे। और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे का नाम क्या था, समुद्रगुप्त था। राइट, समुद्रगुप्त के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उसके बाद हम लोगों ने हर्षवर्धन के बारे में भी पढ़ा, चालुक्य के बारे में भी पढ़ा और पल्लवाज के बारे में भी पढ़ा। ठीक है ना, अब आप सभी को मालूम होना चाहिए कि चालुक्य हमारे किस चालुक्यों का अगर इंडिया के मैप में देखा जाए तो चालुक्य हमारे किस प्लेस पर आएंगे। ठीक है ना, पल्लव हमारे किस प्लेस पर आएंगे। और मैंने आपको बताया था कि चालुक्य कहाँ पर थे, कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर्स के बीच में चालुक्यों का स्थान था। जबकि कांचीपुरम, और कांचीपुरम यानी कि आपका तमिलनाडु में आपका पल्लवाज का प्लेस था। ठीक है ना, पल्लवाज की जो कैपिटल थी वो क्या थी, कांचीपुरम थी। और चालुक्यों की जो कैपिटल थी वो क्या थी, होल थी। ठीक है ना, सो इस तरह से हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया हुआ था। बाद में हम लोगों ने देखा था कि हर्षवर्धन के बारे में भी हमने पढ़ा था। गुप्ता डायनेस्टी के बाद फिर बहुत सारी डायनेस्टीज आती हैं, जिसके बाद हम वर्धन डायनेस्टी, जैसे हर्षवर्धन पढ़ें तो अगर आपसे कोई पूछे कि हर्षवर्धन जो है ये किस डायनेस्टी के हैं, तो वर्धन डायनेस्टी के ही हैं, वर्धन। ठीक है, और वर्धन डायनेस्टी को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, पुष्यभूति, पुष्यभूति नाम से जानते हैं। ठीक है ना, पुष्यभूति डायनेस्टी के थे मेंबर। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि जो राज्य होते थे, अब बहुत सारे राजाओं के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमें ये देखना है कि ये शासन कैसे करते थे, इनका शासन करने का तरीका उस समय पहले कैसे था स्टार्टिंग में। ठीक है ना, अशोक के समय पे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे एडमिनिस्टर किया गया था। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, गुप्ता डायनेस्टी में पढ़ रहे हैं, है ना। लगभग हम लोग यहाँ से 240 से लेकर हम लोग इधर 600 या 700 ईस्वी 700 तक हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना, 240 से 700 तक। ठीक है ना, सीई की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, सीई की। तो इसमें हम लोग क्या समझे थे कि किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड, किस तरह से ये जो किंगडम्स है ना, इन पर कैसे शासन किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, एज इन द केस अर्लियर किंग्स लैंड रेवेन्यू रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर दीज रूलर्स। इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करिएगा कि जो भी राजा होता था ना, उसके लिए लैंड का रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता था। मैंने आपको पहले ही बताया कि रेवेन्यू मतलब क्या होता है, एक प्रकार का टैक्स, एक प्रकार का ऐसा टैक्स जो राजा के दरबार में जाएगा। ठीक है ना, जो राजा के खजाने में जाएगा सीधे। तो लैंड यानी ज़मीनें, राजा ज़मीनें दे देते थे और उन ज़मीनों पर जो लैंड होती थी ना, उस पर जो किसान है ना, जो पीजेंट्स हैं, जब वो खेती करेंगे ना, तो उससे जो भी पैदावार होगी, जो भी प्रोड्यूस होगा, उस प्रोड्यूस का कुछ परसेंट राजा के पास जाएगा। ठीक है ना, उसको रेवेन्यू बोलते थे। तो लैंड से जा रहा है रेवेन्यू, चूंकि हमारा कहाँ से जा रहा है, लैंड से जा रहा है, इसलिए दिस इज द लैंड रेवेन्यू। ओके, रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर दीज रूलर्स, इन सभी शासकों के लिए, चाहे जो भी राजा रहे हों, चाहे चंद्रगुप्त फर्स्ट रहे हों, समुद्रगुप्त रहे हों, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य रहे हों, या उसके बाद हम देखते हैं हर्षवर्धन रहे हों, चाहे पुलकेशिन सेकंड रहे हों, इन सभी के लिए लैंड रेवेन्यू इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसके अलावा क्या था, विलेज, तो इस पर भी अंडरलाइन करिएगा। तो पहला तो लैंड रेवेन्यू हो गया, दूसरा क्या है, विलेज, यानी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, भाई राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए, उनको रेवेन्यू चाहिए, टैक्स चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा विलेज, विलेज क्या है, मतलब विलेज, गांव। ठीक है ना, रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से मैनेज किया जा रहा था, तो उसकी सबसे छोटी और सबसे बेसिक यूनिट कौन थी, विलेज ही थी। इसका मतलब ये था कि इन्होंने गांव के लेवल पर, विलेज के लेवल पर बहुत अच्छा काम किया। यानी पहले के राजा गांव के लेवल पर बहुत अच्छा काम किए। यानी उनको पता था कि अगर हमारा गांव स्ट्रांग होगा, अगर हमारा विलेज स्ट्रांग होगा, तो हमारा जो किंगडम है ना, वो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। जो हमारा किंगडम है वो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले विलेज को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रांग करना पड़ेगा। वहाँ पर हमें अगर विलेज हमारा स्ट्रांग, भाई विलेज से ही, गाँव से ही तो सब कुछ आता है ना। और आज भी आप देख लीजिए, जिस देश में, जिस कंट्री में अगर वहाँ के गाँव की स्थिति अच्छी है, वहाँ के गाँव समृद्ध हैं, प्रॉस्परस हैं, तो वो शहर अपने आप डेवलप कर जाता है। क्यों, क्योंकि सब कुछ जो रॉ मटेरियल वो तो गांव से ही जाता है ना। जैसे ग्रेन्स हो गया और बहुत सारी चीज़ों का जो प्रोडक्शन होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम विलेज। ठीक है ना, गांव से ही तो जाता है ना। तो इस तरह से, तो
तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दो बातें आपको समझ में आ गई, पहला एक लैंड रेवेन्यू और दूसरा विलेज, ठीक है ना, विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन। तो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये लोग अभी कुछ नई नई चीज़ें करेंगे, मैं वहीं पर आपको बता दूंगा। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल, और भी बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट्स किए गए। किंग्स एडॉप्टेड नंबर ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन। देखिए सपोर्ट ऑफ मैन की ज़रूरत पड़ती थी, यानी जब भी जो भी राजा है ना उसको वो सोचता था कि मेरे पास कितने ज़्यादा से ज़्यादा मैन मुझे सपोर्ट करें, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे सपोर्ट करें, और वो लोग कैसे हों, कमज़ोर नहीं हों, पावरफुल हों, हुवर पावरफुल। तो जो भी राजा होता था ना उसको डर लगता था कि कहीं दूसरा जो किंग है ना वो मेरे ऊपर अटैक ना कर दे, ठीक है ना। तो वो उसको सपोर्ट चाहिए होता था बहुत सारे मेंबर्स का, बहुत सारे मेन का, जो क्या होते थे, पावरफुल होते थे। आइदर आइदर का मतलब है कि या तो इकोनॉमिकली सोशली, या तो उनके पास पैसा अधिक हो ऐसे लोग सपोर्ट करें, या तो जो मतलब फिजिकली फिट हो वो सपोर्ट करे। इकोनॉमिकली यानी जिसके पास पैसा शुरुआत से ही जो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा समृद्ध प्रॉस्परस रहे हों, रिच रहे हों, वो राजा को सपोर्ट करें। सोशली सामाजिक मान प्रतिष्ठा जिसकी सबसे अधिक, जिसको सब लोग मानते हों, स्वीकार करते हैं, जैसे गाँव का कोई प्रधान है, मुखिया है, उसको सब लोग मानते हैं, तो वो मुखिया किसकी सपोर्ट करे, वो राजा को सपोर्ट करे, ना कि राजा के खिलाफ उल्टा सीधा बात करे, ठीक है। नहीं तो गाँव वाले भड़क सकते हैं राजा के खिलाफ, है ना। बिकॉज ऑफ दियर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, और इसके लिए वो अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इंस्टेंस का मतलब ये है कि कुछ उदाहरण देखेंगे हम, एग्जांपल। तो ये आपके लिए देखिए, जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किंगडम्स, तो जो राज्य है उसका एडमिनिस्टर कैसे किया गया, तो ये देखिए आपका यहाँ से फर्स्ट पॉइंट है। वो तो स्टार्टिंग में मैंने आपको लैंड रेवेन्यू और विलेज बताया, वो तो आपको नोट ही करना है। यहाँ से आप इसको फर्स्ट नंबर डालेंगे, ठीक है ना, दिस इज अ सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इस तरह से, और देखेंगे इन सब में क्या क्या है। तो देखिए सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, बहुत सारी जो प्रशासनिक पोस्ट थे, प्रशासनिक पद थे राजा के राज दरबार में, बहुत सारे जो पोस्ट थी ना, पद, जैसे कोई प्रधानमंत्री के पद पे है, कोई मिनिस्टर के पद पे है, कोई सेनापति है ना, तो सोल्जर का जो हेड होता है वो है ना, कोई इस तरह से बहुत सारे पद होते थे, ठीक है ना। तो राजा करता क्या था कि जो इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होते थे ना, राज दरबार के जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होते थे ना, वर नाउ हेरिडिटरी, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको हेरिडिटरी कर दिया। हेरिडिटरी का मतलब ये होता है कि जैसे आज किसी को मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है ना, तो उसका बेटा भी अपने आप मिनिस्टर बन जाएगा, फिर उसका बेटा भी अपने आप मिनिस्टर बन जाएगा, यानी राजा को बार बार मिनिस्टर नहीं बनाना पड़ेगा, वो अपने आप जैसे उसका बच्चा आएगा तो वो मिनिस्टर बन जाए। तो इसी को बोलते हैं हम हेरिडिटरी बोलते हैं, याद रखिएगा ये वर्ड, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हेरिडिटरी क्या है, तो आप समझ रहिएगा कि राजाओं ने एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहला काम क्या किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी उसको हेरिडिटरी बना दिया। तो राजा का एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि राजा को पता था ना कि जिसके घर में पैसा पहले से है, अगर उसके घर में जो बच्चा होगा ना वो भी पैसा वाला ही होगा, यानी वो राज्य को हमेशा सपोर्ट करता रहेगा। दिस मीन्स दैट सन सक्सीडेड फादर, इसका मतलब ये होता था कि जो सन है ना वो अपने फादर का क्या हो जाएगा, उत्तराधिकारी होता था टू दीज पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऐसा एक कोई एग्जाम्पल बताइए कि जो ऐसा पहले हुआ हो, किसने ऐसा किस राजा ने ऐसा किया था और कौन ऐसा बन गया था। तो फॉर एग्जाम्पल द पोएट हरिसेन, हरिसेन के साथ यही हुआ था। द पोएट हरिसेन वॉज द महादंडनायक, जो हरिसेन था ना वो महादंड नायक था और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर, यानी जो हरिसेन का फादर था, हरिसेन का जो फादर वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय में महादंड नायक की पोस्ट में रहा होगा और चीफ जुडिशियल ऑफिसर रहा होगा। सेम वही समुद्रगुप्त के टाइम पर भी, सेम वही समुद्रगुप्त के टाइम पर भी वो सेम पोजीशन पाया जाता है, यानी महादंड नायक। महादंड नायक को क्या कहते हैं, चीफ जुडिशियल ऑफिसर, यानी जैसे जो जज होता है ना, जो न्याय देता है, न्याय देने का काम करता है। अब ध्यान दीजिएगा, हरिसेन क्या बन रहा है, हरिसेन महादंड नायक हम चीफ जुडिशियल ऑफिसर बन गया जैसे उसके फादर बने थे, तो फादर था बेटा भी बन गया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। आपसे कोई एग्जांपल पूछे कि कौन था, तो आप बताएंगे हरिसेन। हरिसेन वाज द महादंड नायक, है ना, हरिसेन हैज अ महादंड नायक पोस्ट, है ना, आल्सो लाइक हिज फादर, जैसे उसका फादर था। अच्छा, आपसे कोई ये पूछे कि महादंड नायक मीन्स होता क्या है, तो आप फिर बताएंगे आगे जस्ट और करके दिया गया ना, चीफ जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सम टाइम वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसर्स, फॉर इंस्टेंस। अच्छा, कुछ राजा क्या करते थे, जैसे कुछ एग्जांपल हम ये भी देख रहे हैं, कुछ एक ही व्यक्ति है लेकिन उसके पास कई पोस्ट हैं। जैसे आज भी आप देखिए कोई मिनिस्टर अगर बैठा हुआ है, तो अगर कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है, कोई एक मिनिस्टर है, तो उसके पास इरिगेशन डिपार्टमेंट भी है, साथ ही साथ उसको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी दे देते हैं, ठीक है ना, साथ ही साथ उसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, यानी एक ही व्यक्ति के पास कई सारे जब पोस्ट आ जाते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि उसके पास कई सारी पोस्ट आ गए ना, है ना। मैंने जैसे आप जैसे क्लास में मॉनिटर है, तो एक क्लास में मॉनिटर, वो तो क्लास का एक मॉनिटर भी है, साथ में उसको डस्टर मॉनिटर भी बना देते हैं, बोर्ड मॉनिटर भी बना देते हैं। तो एक ही पर्सन को अगर हम कई पोस्ट दे देते हैं ना, तो उसके पास कई सारे पोस्ट हो जाते हैं। तो ऐसा
पहले राजा बना देते थे। जैसे एक ही पर्सन के पास मैनी ऑफिसर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स हो जाते थे। जैसे फॉर इंस्टेंस इसका एक एग्जाम्पल कहाँ मिलता है, तो बिसाइड्स बीइंग अ महादंड नायक। अब देखिए हरिसेन जो है उसी हरिसेन की ही बात कर रहे हैं हम, जो समुद्रगुप्त के दरबार का दरबारी कवि भी था, ठीक है ना। हरिसेन जो है महादंड नायक तो था ही, ठीक है, साथ ही साथ हरिसेन क्या हो गया था, वह जो कुमार आमत्य भी बना दिया गया था, यानी महादंड नायक था प्लस उसको कुमार आमत्य बना दिया गया था। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कुमार आमत्य मीन्स होता क्या है, तो आगे दिया गया है कुमार आमत्य मतलब होता है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। अच्छा, इसके साथ ही साथ अभी हरिसेन को और भी पोस्ट मिलने वाली है, कौन सी, संधि विग्रहिका की पोस्ट मिलने वाली है। इस तरह से अब आपको याद कर लेना है कि पहली पोस्ट उसको कौन सी मिली थी, महादंड नायक की। इसमें पहले दूसरी तीसरी की बात नहीं है, बात है कि आपको टोटल मालूम होना चाहिए कि कितनी पोस्ट मिली उसको। तो 3 पोस्ट मिली। पहली पोस्ट उसकी क्या थी, महादंड नायक की पोस्ट थी। सेकंड पोस्ट क्या थी उसकी, कुमार आमत्य की पोस्ट थी। थर्ड पोस्ट क्या हो गई, संधि विग्रहिका हो गई। यानी 3 पोस्ट थी और तीनों पोस्टों का मतलब मालूम होना चाहिए। देखिए महादंड नायक का मतलब क्या होता है कि वो चीफ जुडिशियल ऑफिसर हो गया, यानी कि वो जज हो गया, जज की तरह काम करेगा। जो लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई मामला उसके पास आएगा वो वही सुलझा देगा, राजा के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुमार आमत्य का मतलब हो गया कि इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, यानी जितने भी मिनिस्टर हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, ठीक है ना, तो सारे मिनिस्टर उसकी बात मानेंगे। थर्ड नंबर उसको क्या बनाया गया, संधि विग्रहिका बना दिया। संधि विग्रहिका का मतलब क्या होता है, ये देखिए दिया, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, यानी युद्ध अगर करने कहीं कोई जा रहा है तो बिना इसके आदेश के कहीं भी कोई सेनापति जो है युद्ध करने नहीं जाएगा। तो इस तरह से हरिसेन के पास 3 पोस्ट थी। अच्छा, इससे राजा को फायदा ये होता था कि उसको बार बार किसी भी चीज़ के लिए ना काम नहीं करना पड़ता था, एक बार उसने बना दिया और वो व्यक्ति काम करने लगा, ठीक है। बिसाइड इंपॉर्टेंट मैन, लेकिन कभी कभी इसका नुकसान भी हो जाता है, ठीक है ना। एक ही पर्सन के पास अगर कई पोस्ट हो जाएंगी ना तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक भी हो सकता है, निरंकुश भी हो सकता है ना, मनमानी भी तो कर सकता है। लेकिन ऐसा राजा पहले सोचते ही नहीं थे, ठीक है। बिसाइड इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड टू, देखिए 4th पॉइंट है, इसके अतिरिक्त क्या होता था, जो इंपॉर्टेंट मैन होता था ना, प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको कभी कभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी हेड बना देते थे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जैसे विलेज, गाँव का भी उसको हेड बना देते थे। दीज इंक्लूडेड नगर श्रेष्ठी, उसको क्या कहा जाता था, नगर श्रेष्ठी, और चीफ बैंकर ऑफ द मर्चेंट ऑफ द सिटी, यानी शहर का एक ऐसा व्यापारी जो क्या कहलाएगा, चीफ बैंकर होगा, जो मतलब खजांची एक तरह से, है ना, जो पैसे रुपए का कितना इनकम लैंड रेवेन्यू आया है ना, उन सभी का जो मालिक होगा ना, उसी को नगर श्रेष्ठी कहा गया। इंपॉर्टेंट मैन होता था, प्रोबेबली हैड से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग किसको देख रहे हैं, हम लोग नगर श्रेष्ठी को देख रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, इन्हीं को आपको याद कर लेना है, ठीक है ना बेटा। आपसे पूछा जाएगा, आपसे जैसे पूछ लिया गया कि नगर श्रेष्ठी क्या होता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि नगर श्रेष्ठी क्या होता है, ठीक है ना। फिर अगर आपसे कोई पूछ ले महादंड नायक क्या होता है, तो फिर आपको महादंड नायक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें समझ लेना है कि नगर श्रेष्ठी हम किसको कह रहे थे, नगर श्रेष्ठी हम कह रहे थे कि जो एक ऐसा व्यक्ति होता था ना, जिसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी दी जाती थी, और उसी को नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। एक तरह का व्यापारी होता था जिसके पास राज्य का सारा टैक्स कितना आया, ये सब कुछ रिकॉर्ड जो है इसी को रखना होता था, ठीक है ना। इसके बाद है द सार्थवाहा, सार्थवाहा किसको कहा गया, है ना, सार्थवाहा किसको कहा गया, तो सार्थवाहा क्या होता था, और लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवां, यानी मर्चेंट मतलब व्यापारी वर्ग जो होते थे ना, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते थे व्यापार करने के लिए, पहले तो कई समूहों में जाते थे, कई समूह, यानी एक व्यापारी नहीं जाता था, एक मर्चेंट नहीं, कई सारे मर्चेंट हो जाते थे। तो जब बहुत सारे मर्चेंट हो जाते थे तो उन्हीं का जो लीडर होता था ना, उसी को सार्थवाहा कहा गया है। तो इसको भी याद करना पड़ेगा आपको कि सार्थवाहा कौन होता था, तो आप कहेंगे सार्थवाहा इज द लीडर ऑफ मर्चेंट कारवां, ठीक है। तो मर्चेंट कारवां के लीडर को सार्थवाहा कहा गया, और जबकि एक मर्चेंट जिसको चीफ बैंकर बनाया गया, उसको क्या कहा जाएगा, श्रेष्ठी कहा जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एंड द प्रथम कुलिका, उसको प्रथम कुलिका भी कहा जाता है, ठीक है ना, प्रथम कुलिका भी कहा जाएगा। प्रथम कुलिका का मतलब क्या होता था, चीफ क्राफ्टमैन, यानी जो क्राफ्टमैन होता था ना, क्राफ्टमैन का मतलब होता है जैसे जो खिलौने बना रहे हैं, है ना, राजा के घर में कोई दरवाजे हैं, कोई गेट है, उस पर नक्काशी कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग्स है उस पर नक्काशी कर रहे हैं, कार्व कर रहे हैं, उसको काट काट कर बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, ऐसे जितने भी खिलौने बना रहे हैं, बहुत सारी डिजाइनें बना रहे हैं, ये जो क्राफ्ट पर्सन, तो जो चीफ क्राफ्ट पर्सन होता था ना राजा का, उसको प्रथम कुलिका भी कहा जाता है। तो आपसे कोई एग्जाम में सीधे ये पूछा जाएगा कि प्रथम कुलिका का मीन्स क्या होता है, तो आप बताएंगे चीफ क्राफ्टमैन, ठीक है। महादंड नायक का मीन्स क्या होता है, तो आप बताएंगे ये चीफ जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है। कुमार अहमद का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, ठीक है ना। जैसे मुझे याद है, आपको बता रहा हूँ, तो जैसे मुझे अभी याद हो गया वैसे आपको भी बड़े आराम से याद हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद कायस्थ, आपसे कोई पूछा जाए कायस्थ किसे कहते हैं तो आप कहेंगे स्क्राइब्स को कहते हैं। अब अच्छा स्क्राइब्स ही नहीं मालूम होगा, स्क्राइब्स का मतलब होता है जो लिखते हैं, जो लिखने का काम करते हैं, जो राइटर होते हैं। राजा के दरबार में राजा ने क्या आदेश दिया वो सारी बातों को लिखा भी तो जाता था ना, तो उसको स्क्राइब्स लिखते थे। कौन लिखते थे? स्क्राइब्स। तो स्क्राइब्स को क्या बोलते थे हम लोग? कायस्थ बोलते थे। यानी एक ही इस वर्ड के कई सारे नाम हैं, बस वो आपको रिकॉग्नाइज कर लेना है। जैसे सिनोनिम्स पढ़ते हैं ना आप, सिनोनिम्स, वैसे ही इसको लर्न कर लेना है। ओके, दीज पॉलिसीज़ वर रीजनेबली इफेक्टिव, ये जितनी भी पॉलिसीज़ थी ना बहुत इफेक्टिव होती थी। बट सूनर अ लेटर, लेकिन बाद में होता क्या था, जैसे एक ही पर्सन को बहुत सारा ही जिम्मेदारी दे देंगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा, सम ऑफ दीज पावरफुल मैन, ऐसे जो पावरफुल मैन होते थे ना, कभी कभी ग्रीव स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते थे, इनफ टू सेटअप एन इंडिपेंडेंट किंगडम, यानी वो अपना खुद का एक राज्य बनाना शुरू कर देते थे। अब जाहिर सी बात है, अब राजा जो है अगर एक ही व्यक्ति को कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा ना, तो वो तो सोचेगा कि राजा तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो राजा धीरे धीरे वीक हो जाएगा। जैसे ही राजा वीक होगा ना, तो जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है ना, वो खुद भी अपना एक राज्य बना लेगा, ठीक है, वो खुद भी इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेगा अपना, ठीक है ना, वो कहेगा अब मैं राजा हूँ, ठीक है ना, अब मैं राजा की तरह काम करूँगा, मैं इनके अंडर, किसी भी राजा के अंडर में काम नहीं करूँगा। ओके, इस तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी है आपकी अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, एक नई प्रकार की आर्मी देखने के लिए मिलती है। तो न्यू काइंड ऑफ आर्मी का मतलब ये था कि पहले जो आर्मी होती थी ना, वो केवल ऑन फुट ही होती थी, मतलब पैडलर्स ही होते थे, एक तरह से घूम घूम कर, है ना, पैदल चलने वाले जो होते थे। लेकिन अब जो आर्मी आ रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। उस आर्मी में क्या होगा, एलिफेंट भी जाएंगे, चैरेट्स भी जाएंगे, कैवलरी भी जाएंगे, फुट सोल्जर्स भी जाएंगे, पैदल सैनिक, फुट सोल्जर्स का मतलब पैदल सैनिक, कैवलरी का मतलब क्या होगा, घुड़सवार, चैरियट्स का मतलब जो रथ में जाते हैं, ठीक है। ये सारी अगर सेनाएं हैं ना, तो उनको ये देखिए अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी लाइक अर्लियर रूलर, पहले के रूलर की तरह, सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन वेल ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छी तरह से इनको मेंटेन किया गया, आर्मी को बहुत अच्छी तरह से वेल ऑर्गेनाइज किया गया विद एलिफेंट्स, यानी अब हाँ सेनाओं में क्या हाथियों की भी, हाँ हाथी के ऊपर भी सेना बैठी जाती थी, ठीक है ना। चैरिट्स मतलब रथों में भी लोग जाते हैं। आपने देखा होगा टीवी में ना, जब महाभारत देखा होगा आपने, तब वहाँ पर देखा होगा ना, रथों में लोग जाते हैं युद्ध करने के लिए। कैवलरी मतलब घुड़सवार, घोड़े में जाते हैं। फुट सोल्जर्स, बहुत सारे सैनिक पैदल भी चलते हैं। तो बिसाइड इसके अतिरिक्त क्या होता था, ये सब तो होते ही थे, इसके अतिरिक्त देयर वर मिलिट्री लीडर्स, इसके अतिरिक्त मिलिट्री लीडर्स की भी स्थापना की गई, मिलिट्री लीडर्स को भी बनाया गया कि इन सबको कंट्रोल कौन करेगा, मिलिट्री लीडर्स करेगा। हु प्रोवाइडेड द किंग विद द ट्रूप्स वैन एवर ही नीडेड देम। अब देखिए ये क्या है, ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे ये इतना बड़ा आपका राज्य है, ठीक है ना, और राजा कहाँ बैठा है, राजा यहाँ बैठा है, तो राजा ने तो अपने एरिया में कंट्रोल कर लिया, ठीक है ना, लेकिन राजा का जो राज्य है वो यहाँ तक फैला हुआ है, तो इतनी दूर तक राजा कैसे कंट्रोल करेगा, जैसे ये वाले पोस्ट तक, जैसे राजा तो यहाँ है, तो यहाँ तक कैसे कंट्रोल करेगा। तो राजा करता क्या था, राजा अपने एक पर्सन को यहाँ बैठा देता था, ठीक है ना, एक पर्सन को यहाँ बैठा देता था, एक पर्सन को यहाँ बैठा देता था, यानी दूर दूर अपने ही कुछ पर्सन को बैठा देता था ना, उसको मिलिट्री लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता था, ठीक है ना, कि तुम्हारे पास में इतनी सेनाएं रहेंगी, तुम भाई अपनी सेनाओं का इस्तेमाल करो, तुम अपनी सेनाओं को बढ़ाओ, अपने सेनाओं में जो एलिफेंट हैं, चैरिट्स हैं, कैवलरी हैं, फुट सोल्जर्स हैं, इनको लगातार बढ़ाते रहो। आप इनको भी कह दिए कि आप भी बढ़ाते रहो। और जब राजा को युद्ध करने जाना पड़ता था, मान लीजिए कोई रूलर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर उनको युद्ध करना है, तो राजा करेगा क्या, राजा आएगा अपनी कुछ सेना को लेकर, और ये राजा का ही मेंबर है, तो राजा से मिल क्या हो जाएगा, राजा से क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है, राजा से क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। जैसे राजा यहाँ से, जैसे राजा है, राजा यहाँ से आएगा, राजा का ही मेंबर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो राजा इनसे जो है अपनी सेनाएं मिलाकर इस पर्सन से युद्ध करने लगेगा, ठीक है। तो राजा को क्या हुआ, राजा का जो बोझ है ना वो हल्का हो गया, यानी राजा यहाँ पर आया और उसी के मेंबर, उसी के दोस्त यार जो बैठे रहे, ठीक है ना, उन्होंने अपनी सेनाओं का जो पहले से संगठन बनाया था ना, उन्होंने राजा के साथ मिलकर इस पर्सन को क्या कर दिया, हरा दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बताएं मुझे, बात समझ में आ रही होगी, आप लोगों को सभी को बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, आपके दिमाग में एक चीज़ आ गया कि जैसे ये राजा है, ठीक है, यहाँ पर किंग है, किंग क्या कर रहा है, इतनी दूर आ रहा है, उसके यहाँ पर कुछ मेंबर बैठे हुए हैं जिन्हों मिलिट्री लीडर्स हैं राजा के, ठीक है ना, इनके पास अपनी अपनी खुद की सेनाएं हैं, ठीक है ना, और एक दूसरा जो राजा है वो यहाँ पर है, वो यहाँ से आएगा और हमारा राजा यहाँ से जा रहा है, ठीक है ना, तो मिलिट्री लीडर्स के साथ मिलकर राजा की सेना बड़ी हो गई और उसे युद्ध करके इसको क्या कर देंगे, हरा देंगे, इसको क्या कर देंगे, हरा देंगे, ठीक है। बहुत ईजी था, लेकिन ध्यान दीजिए ये जो मेंबर थे राजा के ना, ये जो राजा के मेंबर थे ना, कभी कभी क्या कर देते थे, राजा से विद्रोह भी कर देते थे, कभी कभी राजा से क्या कर देते थे, विद्रोह कर देते, रिवॉल्ट कर
देते थे, कहते थे कि हम आपकी सारी बातें मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, और अपने आप को इंडिपेंडेंट कह देते थे, ठीक है ना। अच्छा, इन मेंबर को कहा क्या जाता था, इन मेंबर को सामंत कहा जाता था, सामंतवादी व्यवस्था थी। इन मेंबर को क्या कहा जाता था, सामंत, यानी राजा के दरबार में सामंतों का बोलबाला था। राजा के दरबार में किसका बोलबाला था, सामंतों का। यानी सामंत क्या होते थे, राजा से जस्ट थोड़ा सा नीचे ही होते थे, और ये सामंत करते क्या थे, राजा के लिए गिफ्ट लाते थे, राजा के लिए सेनाओं का संगठन का काम करते थे। ये देखिए एक वर्ड आया है ना आपके इसमें आप एक वर्ड आया है सामंत, ये देखिए एक वर्ड दिया है यहाँ पे, सामंत दिया है ना। ये सारा काम किसका होता था, सामंत का होता था। लेकिन कभी कभी क्या होते थे, सामंत जो है राजा के साथ में, राजा के अपोजिट खड़े हो जाते थे, और राजा को, अपने ही राजा को हरा देते थे, ठीक है। तो ये बातें आपको इसमें देखने की मिलती हैं, जिसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ ही लिया था कि मिलिट्री लीडर्स कौन थे, हु प्रोवाइडेड द किंग विद द ट्रूप्स। आपको मैंने बताया ही, जब भी राजा को आवश्यकता पड़ती थी, दे वर नॉट पेड द रेगुलर सैलरीज। इन सामंतों को जो है, इन लोगों को जो है, मिलिट्री लीडर्स को डेली सैलरी नहीं दी जाती थी, जबकि सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट लैंड, जबकि कुछ लोगों को क्या दिया, लैंड दे दिया। राजा इन लोगों को क्या दे देता था, जो राजा की हेल्प करते थे, लैंड दे देता था कि ठीक है कि आपको इतना बड़ा लैंड हम दे रहे हैं, यहाँ से जो भी टैक्स कलेक्ट करेंगे वो आपको मिलेगा, ठीक है, और कुछ थोड़ा सा भाग आप हमें देंगे। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज द मेंटेन टू द सोल्जर्स। आप यहीं से क्या करिए, यहीं से आपको लैंड मैंने दे दिया, आप यहाँ से क्या करिए, यहाँ पे जितने भी किसान हैं ना, वो आपको क्या देंगे, टैक्स के रूप में जो भी कर देंगे, उससे आप अपनी सेनाओं को बढ़ाइए, और जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी हेल्प ले लूँगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको बताया कि कभी कभी ये लोग राजा के अपोजिट भी हो जाते थे, ठीक है ना, राजा के विरुद्ध में, अंगेंस्ट में खड़े हो जाते थे। तो होता क्या था, टू मेंटेन द सोल्जर्स एंड हॉर्सेस एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर वॉरफेयर, और युद्ध के लिए क्या करेंगे, आप लोग मुझे इक्विपमेंट प्रोवाइड कराएंगे। ऐसा राजा सोचता था, तब ऐसे लोगों को फिट मतलब कर देता था वहाँ पे। दीज मैन वर नॉन एज सामंत, और इन्हीं को क्या जाना गया, सामंत। तो याद रखिएगा सामंत किन्हें कहा जाता है, एक लाइन में क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि हु वर सामंत, सामंत कौन थे। तो आपको बताना है कि सामंत ही वही हैं, ये एक ऐसे मिलिट्री लीडर होते थे ना, हु प्रोवाइडेड द किंग विद द ट्रूप्स, जो राजा को सेनाएं प्रोवाइड करते थे, उन्हीं को सामंत कहा गया। सामंत किन्हें कहते थे, ऐसे मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग विद द ट्रूप्स। ये देखिए यहाँ से डिफिनीशन इसकी दी गई है, ठीक है, यहाँ पर डिफिनीशन इसकी सामंत की दी गई है, और यहाँ से आप मिलिट्री लीडर से कि मिलिट्री लीडर हु प्रोवाइडेड द किंग विद द ट्रूप्स व्हेन एवर ही नीडेड देम, दे वर नॉट पेड द रेगुलर सैलरी, यानी सामंतों को रेगुलर सैलरी नहीं मिलती थी। सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट लैंड, जिनको लैंड कभी कभी मिल जाता था, और इन्हीं से इनको अपनी सेनाएं मेंटेन करनी पड़ती थी, रेवेन्यू से इनको अपनी सेनाएं मेंटेन करनी पड़ती थी, इन्हीं को हम लोग सामंत कहते थे। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के बारे में क्या दिया गया, सामंत। तो न्यू काइंड ऑफ आर्मी में यही है कि अब जो है एलिफेंट्स, चाइल्ड्स, इन सब चीज़ों के अलावा भी राजा के पास सामंत होना शुरू हो गए थे, यानी सामंतों का बोलबाला आ गया था। इसी को सामंतवादी युग भी कहते हैं, यानी सामंतों का बोलबाला हो गया था, ठीक है ना। और यही सामंत फिर धीरे धीरे राजा भी बन जाते हैं ना। व्हेन यूर, जब कभी क्या होता था, द रूलर वाज भी, जब कभी राजा कमजोर होता था ना, तो सामंत ट्राई टू बिकम द इंडिपेंडेंट। सामंत भी क्या कर देते थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे, ठीक है ना, फ्री, कि हम राजा के अंडर में अब नहीं है, ठीक है ना, अब हम राजा की बात मानने के लिए क्या है, हम बाध्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है असेंबलीज इन द साउथर्न किंगडम। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना है कि असेंबलीज कैसी कैसी असेंबलीज हैं, और किस किस तरह की असेंबलीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो साउथर्न किंगडम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, दक्षिणी भारत की, दक्षिणी राज्यों की बात कर रहे हैं। बस कॉन्सेप्चुअल है, एक एक लाइन में बस आपको याद करना है इसमें, ठीक है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवाज, पल्लवाज मैंने आपको बताया था, पल्लवाज कहाँ पे हैं आपके, तमिलनाडु में, कांचीपुरम में, ठीक है ना। द इंस्क्रिप्शन ऑफ पल्लवाज, पल्लवाज की जो इंस्क्रिप्शन है, मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज, बहुत सारे लोकल असेंबलीज के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। असेंबलीज का मतलब समझ रहे हैं ना, सभा होता है, असेंबलीज का मतलब होता है सभा। जैसे पल्लव राजा होते थे ना, तो पल्लव राजा के अंडर में कई सारी असेंबली होती थी, पल्लव राजा के अंडर में क्या होती थी, कई सारी असेंबलीज होती थी। इन असेंबलीज का काम क्या होता था, जस्ट आगे दिया गया है। दीज इंक्लूडेड द सभा, दीज इंक्लूडेड द सभा, इसमें एक सभा होती थी। सभा क्या होती थी, कमेटी। जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के बाद फिर एक मंत्रिमंडल होता है ना, एक मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर की एक हमारी सभा होती है, ठीक है, जो सारा एक राज्य का सारा काम देख रेख करती है। वैसे ही उस समय एक सभा थी, ठीक है ना। सभा का काम क्या होता था, सभा किसे कहते थे, तो सभा समझ लीजिए, सभा है क्या, सभा विच वाज असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स। सभा में बैठता कौन था, ब्राह्मण बैठते थे, ऐसे ब्राह्मण बैठते थे जो संपन्न ब्राह्मण होते थे, जिनके पास लैंड होती थी, ठीक है ना। तो फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, सभा क्या है, एक लाइन में समझ लीजिए, आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि बात उस समय की है जिस समय पल्लव राजा होते थे, ठीक है ना। तो उस समय लोकल असेंबलीज होती थी। लोकल असेंबलीज में पहला नाम किसका आ रहा है, सभा का आ रहा है, पहला नाम लोकल असेंबलीज में पहला नाम आ रहा है सभा का। सभा के बारे में डिटेल दिया गया है कि विच वाज एन असेंबली, एक ऐसी असेंबली
जो किसकी होती थी, ब्राह्मण की लैंड ऑनर्स, यानी ऐसे ब्राह्मण जो बड़े बड़े लैंडों के मालिक हैं, उनकी एक मीटिंग, उनको मिलाकर एक सभा होती थी ना, ये जो डिसीजन ले लेते थे राजा को वही डिसीजन मानना पड़ता था। या ये कह सकते हैं कि राजा इनके ऊपर जरूर होता था, लेकिन राजा जो कुछ भी डिसीजन लेता था ना, सभा के मेंबरों से पूछ कर डिसीजन लेता था। ठीक है, दीज असेंबली फंक्शन, ये असेंबली का देखिए काम क्या है वो दिया है, थ्रू द सब कमेटीज। दीज असेंबलीज क्या करती थी, जो इनके नीचे, सभा के नीचे जो छोटी छोटी और भी कमेटी है ना, इनके ऊपर वो काम करती थी, इनकी देख रेख करती थी। यानी सभा क्या करेगी, यानी सभा में ब्राह्मण लैंड ऑनर्स होते हैं, ये मीटिंग, ये राजा के नीचे सभा हो गई, ठीक है, और सभा के अंडर में बहुत सारी कमेटी होती थी। तो सभा का काम होता था इन सभी कमेटियों को क्या करना, देखना, इन सभी कमेटियों को देखना का काम किसका होता था, सभा का होता था। ठीक है ना, विच लुक आफ्टर, अब देखिए कौन कौन से काम देखती थी सभा। सभा जो थी लुक आफ्टर, जैसे इरिगेशन है, इरिगेशन का मतलब राज्य में सिंचाई हो रही कि नहीं हो रही है, तो जो इरिगेशन कमेटी होगी उसके पास सभा जाएगी और सभा के मेंबर कहेंगे कि भाई आप लोग सिंचाई क्यों नहीं कर रहे हैं अच्छे से, पेड़ पौधे सूखे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास जाएगी। एग्रीकल्चर ऑपरेशन, खेती अच्छी अगर नहीं हो रही तो सभा के मेंबर्स आएंगे, वहाँ कहेंगे कि भाई ठीक है आप लोग एग्रीकल्चर क्यों नहीं कर रहे हैं, राजा का आदेश है कि एग्रीकल्चर सही से करेंगे। तो ये सभा इनके ऊपर क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं। ऑपरेशन, मेकिंग रोड्स, रोड बनाने का काम, रोड जो बनाने वाली कमेटी अलग होगी, कमेटी छोटी छोटी कमेटी हो, वो रोड बनाने का काम करेगी। तो अगर वो कमेटी सही से काम नहीं कर रही तो सभा आएगी और सभा इनको डांट फटकार लगाएगी, कहेगी आप लोग रोड सही से क्यों नहीं बना रहे हैं ना, राजा साहब कह रहे हैं हमारे कि सभा हमें आदेश दिया है कि आप लोगों को बताएं कि आप रोड सही से बनाएं। लोकल टेम्पल्स पर भी इनका बोलबाला होता था। ठीक है, इस तरह से आपको सभा का काम समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है द उर वॉज विलेज असेंबली। अब देखिए उर का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उर, ठीक है, उर क्या है, उर वॉज अ विलेज, उर एक ऐसा गांव था, एक ऐसा विलेज असेंबली था, एक ऐसे गांव की सभा होती थी। उर फाउंड इन द एरिया वेयर द लैंड ऑनर्स वर नॉट ए ब्राह्मण। तो ध्यान दीजिए, अगर ब्राह्मण है कमेटी में तो वो कौन सी हो गई, वो सभा कहलाएगी। ठीक है ना, लेकिन ऐसी सभा, ऐसी असेंबली जिसमें ब्राह्मण नहीं है वो सभा नहीं कहलाएगी, वो फिर क्या कहलाएगी, उर कहलाएगी। तो बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। बात समझ में आ रहा ना, कि उर में सभी तरह के मेंबर होते थे, क्षत्रिय भी होते थे, वैश्य भी होते थे, शूद्र भी होते थे, है ना, कई सारे मेंबर आ जाते थे उर में, उर वाली सभा में, ठीक है ना, उर वाली कमेटी में। लेकिन जो सभा होती थी ना, वो सभा में केवल ब्राह्मण, लैंड ऑनर्स ब्राह्मण ही होते थे। ठीक है ना, वो श्रेष्ठ थी, ठीक है ना, उसको बड़ा माना गया, उर को थोड़ा छोटा माना गया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि उर वॉज ए विलेज असेंबली, और ऐसे गाँवों की सभा थी, ऐसी गाँव वाली सभा थी, फाउंड इन द एरियाज, ऐसे एरियाज में पाई जाती थी जहाँ पर लैंड ऑनर्स वर नॉट अ ब्राह्मण, यानी जहाँ के लैंड ऑनर्स क्या थे, ब्राह्मण नहीं होते थे। तो एग्जाम में यही डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा कि उर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन उर एंड सभा। ठीक है, एंड द नगरम। अब देखिए नगरम भी एक वर्ड आ गया, ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है ना, नगरम पे अंडरलाइन करेंगे। नगरम क्या है, तो नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन, नगरम एक ऐसा संगठन है, ऐसी संस्था है, किसकी, मर्चेंट्स की, व्यापारियों की। तो व्यापारियों की जो संगठन है, व्यापारियों की संस्था, उसको क्या कहा गया, नगरम कहा गया है, याद रहेगा। ठीक है, इट इज़ लाइकली दैट इज असेंबली ऑफ कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ऑनर्स। और ये माना जाता था कि ये जो जितनी भी असेंबलीज होती थी ना, इनको कंट्रोल किया गया रिच एंड पावरफुल लैंड ऑनर्स की तरफ से, मर्चेंट्स की तरफ से। मैनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज, बहुत सारी ऐसी लोकल असेंबलीज है ना, कंटिन्यू द फंक्शन फॉर द सेंचुरीज, कई शताब्दियों तक ये काम करती रही। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स, दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू, मैंने जितना भी आपको डिलीवर किया है, आज समझाया है, आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर वीडियो में कोई डाउट हो आपसे, तो आप मुझे डायरेक्टली मुझसे, है ना, चैट के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप के थ्रू बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी डाउट है आप लोग मुझसे क्लियर ज़रूर करिएगा। ठीक है, अदरवाइज़ मैं एक दिन जब लाइव वीडियो लूँगा ना, तो आप लोग अपनी क्वेश्चन बना के रखिएगा, मैं फिर से आप लोगों को वहाँ पर समझा दूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास।